तो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करे थे या जहां तक हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें ये क्वेश्चन था और ये मैंने आप लोगों को कहा भी था कि आप लोग ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पर कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं किया है या करने के बाद में भूल गए हैं तो हम आज यहीं से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन ये था, एफ डी विलियर्स स्मैशेस 86 रन्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन 16 बॉल्स इफ ही ओनली स्कोर्ड इन बाउंड्रीज, बाउंड्रीज मतलब फोर्स एंड सिक्सेस, देन फाइंड द मैक्सिमम परसेंट ऑफ रन्स ही स्कोर्ड बाय हिटिंग फोर्स। ठीक है, तो एफ डी विलियर्स जो है बैट्समैन है, सभी को पता है। ठीक है, उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 16 गेंदों में 86 रनों की पारी खेली और अगर उसने केवल सीमाओं में स्कोर किया है, सीमाओं में मतलब बाउंड्रीज, बाउंड्री मतलब या तो 4 होगा यानी कि चौका होगा या छक्का होगा। ठीक है, उसमें स्कोर किया है तो चौके मारकर उसने जितने रन बनाए हैं वो कितना प्रतिशत है, ये वाला सवाल आपसे पूछा था। उसने सिर्फ 16 बॉल्स खेली, ठीक है, और उसमें टोटल उसने बना लिए 86 रन और ये 86 रन उसने बनाए हैं चौकों से और सिक्सेस यानी कि छक्कों से। इस तरह से अब उसने ये पूछा है कि चौकों से उसने जितने रन बनाए वो कितना प्रतिशत है कुल रनों का, कुल रनों का यानी कि आपका 86 रन का ये कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको टाइम दूं, कभी आप करके बताइए ये वो, इससे अच्छा है कि इस क्वेश्चन को आज मैं ही डिस्कस कर लेती हूं और आगे वाले जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगी। ये देखिए, अब हमें इसमें ये तो पता है कि उसने 16 बॉलें खेली और 86 रन बनाए, लेकिन उसमें से चौकों से कितने बनाए और 6 यानी कि बाउंड्री 6 से कितने बनाए ये हमें नहीं पता। तो इसमें क्या है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगी। ठीक है, हमारा काम यहां पर ये नहीं है कि आपने क्वेश्चन फटाफट मैंने सॉल्यूशन कराया और बस ऑप्शन ये है, उसके जितने पॉसिबल मेथड हैं, सारे के सारे नहीं लेकिन जो बिल्कुल पॉसिबल मेथड्स हैं बहुत ही जल्दी होने वाले, उन कॉन्सेप्ट को और उन सॉल्यूशन को हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पहला हम करते हैं समीकरण के थ्रू और फिर दूसरा हम करेंगे मिक्सर और एलिगेशन के थ्रू। तो पहला जो मेथड है इसके अंदर, पहले के अंदर क्या है कि कुल जो आपकी गेंदें हैं वो कितनी है कि 16 और कुल यानी कि जो टोटल आपके रन हैं वो कितने हैं कि 86। ये चीज हमको पता चल गई और ये आपके मिले हैं चौकों से और छक्कों से मिलकर, फोर्स एंड सिक्सेस, इससे मिलकर ये बने हुए हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि उसकी जितनी बॉलों पर उसने चौके मारे, ठीक है, कि जितनी बॉल्स पर चौके मारे वो तो थी एक्स बॉलें, ठीक है, और जितनी बॉल पर उसने छक्के मारे वो थी वाई। तो रन कितने हो जाएंगे बेटा, अगर मैं एक एक रन मार रही हूं 11 बॉलों पर तो 11 रन होंगे, 2 रन मार रही हूं 11 बॉलों पर, ठीक है, हर बॉल पर मैं 2 रन मार रही हूं तो 11 इंटू 2, ठीक है, 3 रन मार रही हूं तो 11 इंटू 3, 4 रन मार रही हूं तो 11 इंटू 4, इसी प्रकार से। तो बॉल उसने एक्स बॉल खेली, चौके मारे उस पर, तो रन कितने हो जाएंगे 4 इंटू एक्स, और वाई गेंदे खेली उसने छक्के मारे यानी कि सिक्सेस मारे तो 6 इंटू वाई। ठीक है, तो अब समीकरण को देखते हैं। तो अब हमारे पास में कुल गेंदे यानी कि कुल बॉल्स कितनी थी, ये है x प्लस वाई, ये आपके पास में है 16। कुल गेंदे कितनी खेली उसने, 16 खेली, और कुल रन कितने थे हमारे पास में, कुल रन थे हमारे पास में 4x, चौके इतने और छक्के कितने 6y, इतने रन हैं, चौकों से इतने मारे और सिक्सेस से इतने मारे, तो ये कितने हो गए 86। ये कुल रन हमको दे दिया है बस। ठीक है, अपने पास में ये समीकरण है, एक्स और वाई में 2 अज्ञात है और 2 आपके पास में इक्वेशन है। वेरी गुड मॉर्निंग वीरेश। चलिए अब इसमें क्या है हमारे पास में, x प्लस वाई बराबर 16 और 4x प्लस 6y बराबर 86। समीकरण को हल करने का तरीका अगर किसी को नहीं आता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आता है तो बहुत अच्छी बात है। समीकरण को हल करने के लिए हम बराबर कर देंगे, तो मैं इस पूरी समीकरण को 4 से गुणा कर देती हूं ताकि ये 4x ये भी 4x, जब इसको घटाएंगे तो बराबर हो जाएगा। तो मैं इस समीकरण को 4 से गुणा करती हूं, तो अब मेरे पास में क्या आएगा, एक समीकरण तो है 4x प्लस 6y बराबर 86 और दूसरी समीकरण जिसको मैंने 4 से गुणा किया तो वो था 4x प्लस 4y और उधर था 16, तो 16 इंटू 4 64। अब इन दोनों को आपस में घटा दीजिए। ठीक है, मैं पूरा डिटेल में इसलिए करके बता रही हूं क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे को एक एक स्टेप ना आता हो, एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है, जल्दी
वर्बल कैलकुलेशन करनी है आपको। तो ये तो कैंसिल हो गया, 6 में से 4 गया 2। तो समीकरण को हल करने का मतलब ये होता है ताकि एक ही वेरिएबल रहे आपके पास में। ये आपके पास में कितना रहेगा यहाँ पर, ठीक है, तो y बराबर 11। y का मान 11 है और हमें पता है कि x प्लस वाई बराबर 16 है, उसमें से अगर y 11 है तो यहां से x कितना आ जाएगा, 16 माइनस 11 यानी कि 5। तो x बराबर 5, यानी कि उसने 11 गेंदे तो खेली जिसपे उसने 6 मारे, 5 गेंदे खेली जिसपे उसने चौके मारे, ठीक है। चलिए, तो x बराबर 5 है तो 4x कितना हो जाएगा, 4 × 5 यानी कि 20 रन। उसने 20 रन मारे जिसपे उसने चौके मारे थे। तो अब इसका प्रतिशत पूछा है कुल पर, ठीक है। तो चौकों का जो प्रतिशत है, रन कितने मारे 20, चौकों से रन कितने मारे 20, कुल कितने हैं 86। तो प्रतिशत के लिए इंटू 100, इसको आप हल कीजिए, 10 और ये 43, तो ये है आपका 1000/43, यह आपका प्रतिशत आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। समीकरण से हल किया है और इसका दूसरा मेथड बहुत ही जल्दी मैं आपको मिक्सर एलिगेशन के साथ में बताऊंगी, इसी के साथ में, पर जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजिए। हाँ जी, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। बच्चों के आंसर्स का वेट है मुझे। हाँ जी, जो भी आंसर आ रहा है आप लोगों का। दीपक मौर्य, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, देखते हैं ऑप्शन बी क्या है। नहीं, 26 तो नहीं है बेटा, ये 1000/43 है जो आपके पास में आया ना, 1000/43, तो 2 तो आएगा, ठीक है, 86, फिर 14, फिर 6 नहीं बेटा, ये आपके अराउंड 3 बचेगा, ये 23.25% आएगा इसका। 43, इसको जब कट करोगे ना तो 43 दूना 86, फिर बचा 14 यानी कि 140, तो 3 बार जाएगा ये, ठीक है। 129 होता है 43 दिया। ऑप्शन बी नहीं होगा बच्चों, ऑप्शन ए होगा, 23.25, 23.25%। बेटा कैलकुलेशन सही करो, कैलकुलेशन में गड़बड़ी नहीं, जब 1000/43 आपके पास में है तब गड़बड़ी नहीं, ये 23.25 आएगा। 23 दूना 86, 14 बच गया 140, यानी कि 43 दिया 129, तो साफ दिख रहा है 23 है ये, 23.25। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं। हाँ जी ब्रजेश, सरिता, ओके, जिनका ऑप्शन ए आ रहा है, जिनका बी आ रहा है, करेक्ट कर लें। सिर्फ 2 पहला ऑप्शन आ गया तो बस जल्दी से 26.4 नहीं कर देना है, कैलकुलेट करो आगे, ठीक है। तो 23.24%, तो 4 से यानी कि चौकों से उसने जितने रन मारे वो कुल का 23.25% था। अब इसी का मैं दूसरा तरीका आपको बता देती हूं, जिसको हम बोलते हैं मिक्सर एलिगेशन से। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये जब हम लोग आंसर इज 23.25%, इसमें मिक्सर और एलिगेशन वाला मेथड जो हम लोग यूज करते हैं, इस टॉपिक को हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी हम लोग डायरेक्टली सॉल्यूशन और इस तरह की बात कर रहे हैं इसलिए। तो इसमें यह है कि हम मान लेते हैं कि उसने सारे के सारे रन या तो चौकों से मारे हैं या 6 ये किए हैं। तो कितने बॉल खेली उसने, 16, तो अगर सारे के सारे रन उसने चौके मारे हैं तो 16 × 64 कुल कितने हो गए, 64 रन, ये 4 से मारे उसने। सारे अगर उसने 6 मारे हैं तो 16 × 6 ये कितने हो गए, 96, पर एक्चुअल में उसने मारे कितने हैं, एवरेज बीच में आता है, ठीक है, पर एक्चुअल में तो उसने 86 रन मारे हैं। ये तरीका है, अगर या तो सारे चौके मारे 64 या सारे छक्के मारे हैं तो 96 यानी कि 96, पर एक्चुअल में कितने हैं, 86। तो ये जो बीच में आता है ना, वो उन दोनों के बीच की वैल्यू होती है हमेशा, तो ये भी चीज हमारी चेक करनी होती है। तो हाँ, ये वैल्यू बीच में आ रही है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, ये कर दिया, ये जाएगा यहाँ पर 86, अंतर लेना है बस, और अंतर हमेशा पता है बड़े में से छोटे का ही जाएगा, 86 - 64, और ये जाएगा 96 - 86, ये आया 10, और यहां पर आपके पास में आ जाएगा 22, ठीक है। तो 10 अब अनुपात लेना है इनका, 10:22, 2 से कट कर दो 5 और ये 11, यानी कि 5:11।
तो 5:11 आपका आया है 4 और 6 का। कुल गेंदे कितनी थी? 16। तो चौकों पर तो खेली 5 गेंदे, छक्कों पर खेली 6 गेंदे, तो रन कितने हो जाएंगे? 4 × 5 20 और 11 × 6 66। फिर से हमारे पास में आ गया क्लियरली। रीजनिंग की बिल्कुल होगी बेटा वीरेश, बिल्कुल होगी। मैथ्स के 1-2 टॉपिक करने के बाद में हम लोग एक टॉपिक रीजनिंग का लेंगे। रीजनिंग के अंदर आपके 4-5 टॉपिक हैं, उनको हम जरूर लेंगे। और सबसे पहले जो टॉपिक लेंगे रीजनिंग में, उसके पहले मैं एक बार स्क्वायर और क्यूब वाली क्लास भी लूंगी। तो चिंता मत कीजिए, आपके सारे टॉपिक होंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर पेपर्स के अकॉर्डिंग। चलिए ये वाला मेथड, ठीक है। तो यहां से और जल्दी आएगा। तो ये 20 रन चौकों से मारे, 66 रन जो हैं वो 6 से मारे, बस 20 पर हमें प्रतिशत निकालना है। 20 कुल का कितना है, बस आपके पास में आंसर आ जाएगा 23.25%। ये दूसरा मेथड था, पर ये तब आएगा जब आपको मिक्सर एलिगेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट का आइडिया होगा। जिनको है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो एक बार के लिए मैंने मेथड बताया है। फिर जब हम मिक्सर एलिगेशन डिस्कस करेंगे उस वक्त मैं इस टॉपिक को और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर था 23.25%। जिन्होंने कैलकुलेशन करके आंसर बता दिया है और जिन्होंने पहले किया है बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे जैसे आपको समझ में आता जा रहा है क्लास को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप थम्स अप करके या लाइक करके ऐसे कुछ भी इंडिकेशन शो कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कि कुल चीजें जो हैं उसको जब हम अलग अलग भागों में बांटेंगे तो एंड में कुछ इतना बच जाएगा, या तो वो प्रतिशत की फॉर्म में बचेगा या वो रुपए की मात्रा में बचेगा। दो ही चीजें होंगी। तो उसको कैसे यूज करना है, बस ये एप्लीकेशन है अब इस सब चीजों की, ठीक है। चलिए, लिया स्पेंड्स हर मंथली सैलरी इन द फॉलोइंग मैनर: 20% on house rent, 20% on food, 5% on transportation, 10% on education and 20% on other household expenses. She saves the remaining amount of rupees 5,000. देखो अब इसने जो बचाया है ना वो रुपए में दे दिया। At the end of the month, find out her monthly salary. लिया जो है, ये लुआ नहीं है, लिया है। लिया अपना मासिक वेतन निम्नलिखित तरीके से खर्च करती है: किराए पर तो 20%, भोजन पर 20%, परिवहन पर 5%, शिक्षा पर 10% और अन्य खर्चों पर 20%। और अगर अंत में वो मासिक जितना कमा रही है उसका 5,000 रुपए बचा रही है तो उसका मासिक वेतन क्या है? वो अपने मासिक वेतन का ही खर्चा है उसका इस प्रकार से, और मासिक वेतन में से ही 5,000 बचा रही है, ठीक है। तो कुल जो वेतन होगा उसका, कुल मासिक वेतन, ठीक है, यानी कि कुल मंथली जो सैलरी है उसकी वो कितनी है कि 100%। उसमें से किस प्रकार से खर्च कितने, इसी का तो हिस्सा कर रही है कि 20%, ठीक है। फिर ये तो किराए पर, फिर भोजन पर फिर से 20%, ठीक है। उसके बाद में परिवहन पर यानी कि ट्रांसपोर्टेशन पर 5%, ठीक है। उसके बाद में एजुकेशन पर, शिक्षा पर 10%, और लास्ट में आपका अन्य छुटपुट कितने हैं, फुटकर 20%। ये तो उसने कुल खर्च कर दिया, स्पेंड कर दिया उसने। एक्सपेंडिचर कितना उसका ये है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 20 20 और 20, 60 और 10 70 और 5 75। तो 75% तो उसने खर्च कर दिया, ठीक है। ये एक्सपेंडिचर है उसका। तो बचाया कितना, तो सेव कितना किया, 25%। 75% खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 25%। प्रतिशत में 25 है, रुपए में कितना है, 5,000। प्रतिशत में 25 है, रुपए में कितना है, 5,000। तो ये दोनों चीजें क्या है, इक्विवेलेंट है, समान तुल्य है। समान तुल्य का मतलब, इक्विवेलेंट का मतलब, जो चीज प्रतिशत में 25 है वहीं रुपए में कितनी है, 5,000 है। तो इन दोनों को बराबर कर सकते हैं कि अगर 25 का मान 5,000 है और उसने पूछा है मासिक वेतन, मासिक वेतन यानी कि 100% का मान पूछा है, तो एक का मान कितना होगा, 5,000 बट्टा 25, और हमें 100 का निकालना है तो 100% बराबर 5,000 बट्टा 25 इंटू 100। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। इसमें अगर गड़बड़ी कर रहे हो आंसर निकालने में तो बेटा कैलकुलेशन को अपनी ठीक करो, गुणे भाग पहाड़े ये सारे ठीक करो अपने। हाँ जी, ऑप्शन बी जो दे रहा है वो 25 सुन के मत दे दो। ऑप्शन सी साफ साफ दिख रहा है, ये तो 25 ये 2 बार, ये साफ साफ आपके पास में आ गया 20,000, और 20,000 ऑप्शन बी नहीं ऑप्शन सी है। 20,000 रुपए उसका मासिक वेतन है। हाँ जी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। सबसे पहले एक बच्चे का आंसर आया था ऑप्शन बी। हाँ जी दीपक, ये कैलकुलेशन में ठीक करो बेटा आप अपने। ऑप्शन सी, हाँ जी, जिसका भी है ये शिल्पी तिवारी, शोभा, ब्रजेश,
दीपक मौर्य अगेन ऑप्शन सी, ठीक है अब सही कर लिया है। हाँ जी, तो जितने बच्चों का आंसर आया ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बेसिक सा क्वेश्चन है और आपको पता चल जाना चाहिए कि कहाँ हमको समान तुल्य यानी कि इक्विवेलेंट हम लोग कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल सतीश, वीरेश, हाँ जी शाहबाज। चलिए नेक्स्ट आंसर इज 20,000। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता जा रहा है तो ऐसे थम्स अप करके, क्लास को लाइक करके, सब्सक्राइब करके थोड़ा इंस्टीट्यूट की तरफ भी जो है मोटिवेट करते रहिए। हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आप हमें मोटिवेट कीजिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ये उस कॉन्सेप्ट पर है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ एक बार आप जल्दी से इसका आंसर बताएं। सवाल बहुत ही सिंपल सा है, बस बहुत लंबी चौड़ी लाइन में लिखा हुआ है, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय, बढ़ गया है 18%, determined by how much percent must a user reduce the use so that expenditure on it remains unchanged। यदि किसी वस्तु की कीमत 18% बढ़ जाती है तो निर्धारित करें कि उपभोगकर्ता को उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि उस पर व्यय अपरिवर्तित रहे। यानी कि अगर किसी, मैम पेशेंस लग गया हूं इसलिए बिना पेन, ओके 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 ठीक है, अगर किसी वस्तु की जो कीमत है वो 18% से बढ़ जाती है, ठीक है 18% उसकी प्राइस जो है इंक्रीज हो गई, तो अब आप जो खर्च कर रहे हो, आप जितना स्पेंड कर रहे थे उसमें कोई भी चेंज नहीं कर रहे हो, आप जितना पहले कर रहे थे अभी भी उतना ही कर रहे हो। तो क्या होगा, अगर प्राइस बढ़ गई है लेकिन आपने एक्सपेंडिचर चेंज नहीं किया है तो क्या होगा, आप जो यूज कर रहे हो यानी कि जो मात्रा आ रही थी, जो क्वांटिटी आ रही थी, जो उपभोग कर रहे थे, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब वो कम हो जाएगा तो वो कितने प्रतिशत से कम हो जाएगा, सिर्फ ये पूछा है और इसमें प्रतिशत दे रखा है। और मैंने आपको सिंपली लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट बताया था कि जब परसेंट दे रखा होता है तो उसको उसके फ्रैक्शन में यानी कि प्रतिशत को उसकी भिन्न में बदल दीजिए और उसको भिन्न में बदलने के बाद में बढ़ा कितना है और घटा कितना है, बस ये निकालना है। यहां पर जो प्राइस है वो 18% से बढ़ गई है तो जो यूज है वो क्या होगा, रिडक्ट हो जाएगा यानी कि कम हो जाएगा। तो वो कितने प्रतिशत से कम होगा आपको ये निकालना है। अगर जो मान है यानी कि जो मूल्य है वो अगर बढ़ गया है तो जो उपभोग है वो तो कम होगा, ठीक है। शर्त एक ही है कि जो खर्च है वो आपका अनचेंज रहे, वो बदले ही नहीं, बस ये चीज है इसमें। तो कितना आएगा, जल्दी से इसका एक बार आंसर बताइए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था, एक बार ट्राई कीजिए जल्दी से, 30 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए इसमें। प्रतिशत को उसके भिन्न में बदलना है और भिन्न में बदलने के बाद में अगर हमें किसी चीज का मान घटाना है तो भिन्न को किस प्रकार से यूज करके घटाएंगे, और अगर मान लो किसी चीज का मान बढ़ाना है तो भिन्न को कैसे यूज करके बढ़ाएंगे, बस यही कॉन्सेप्ट है इसमें। जल्दी से, हाँ जी ये 18% है। सबसे पहला कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे यानी कि भिन्न में, तो ये हो जाएगा 18/100। 18/100 यानी कि 9/50, बस खत्म। ठीक है, अब 9/50 को मुझे ऐसे यूज करना है कि ताकि जो उससे रिलेटेड दूसरी चीज है उसका मान क्या हो जाए, कम हो जाए। तो अगर भिन्न में किसी चीज का मान कम करना है तो हम क्या करेंगे कि उसका जो हर है यानी कि उसका जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग बढ़ा देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, मैंने कहा था कि जोड़ना है या घटाना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो करना है वो आपको न्यूमरेटर यानी कि अंश को ही करना है, पर किसमें करना है, हर को। यानी कि चेंज तो करोगे आप डिनोमिनेटर को, हर को चेंज करोगे, पर कैसे चेंज करोगे, या तो बढ़ाओगे या घटाओगे। बढ़ाओगे और घटाओगे यानी कि कुछ जोड़ना है या कुछ घटाना है, तो जोड़ोगे और घटाओगे क्या, हमेशा अंश यानी कि न्यूमरेटर। यहां पर मुझे मान कम करना है, तो किसी भी फ्रैक्शन का मान कम कैसे होगा, किसी भी फ्रैक्शन का मान जो है वो कम इस प्रकार से होगा, ये कम होगा जब हर बढ़ जाएगा। तो यानी कि 9/50 + 9,
यानी कि 9/59, 9/59 ये चीज है। तो 9/59 जो है वो परसेंट में कितनी हो जाएगी, तो ये है आपका 900/59%। 900/59% को जब आप हल करोगे तो ये आपका जाएगा ऑलमोस्ट 1 और फिर 30, हाँ जी 15। ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन बी नहीं है इसका आंसर, 16% नहीं है। लमसम नहीं निकालना है जब आपके पास में ऑप्शन सारे के सारे पास के हैं बिल्कुल, जैसे 13, 16, 15, भाई 25 तो नहीं होगा, ये तो पता चल गया, क्योंकि 6 दूनी 59 यानी कि 60 के आसपास लेते तो 120, तो वो तो नहीं जाएगा। तो आएगा तो पहला ऑप्शन 1, पर 13 है, 16 है या 15 है, 13 भी कम, 16 और 15.3 में, तो इसमें लमसम मत निकाल लेना कि बस पहला एक आ गया तो बस अगला नंबर कुछ भी। दीपक मौर्य, कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करो, इसका आंसर 16 नहीं है, 13 और 15.3 में से है एक। अब कैलकुलेशन, हाँ जी शोभा बिल्कुल ऑप्शन डी 15.3 है इसका आंसर, 15.3%। इसको लगभग 6 यानी कि 60 मान के भी करो ना, ठीक है, तो ये एक बार 3 बचेगा, 6 पंजे 30, तो ये आ जाएगा 15। तो क्लियर दिख रहा है कि 15 आएगा इसका आंसर, 16 भी नहीं जाएगा। हाँ जी ऑप्शन डी दीपक, हाँ जी शिल्पी तिवारी, ऑप्शन बी नहीं है बेटा, 16 ऑप्शन नहीं है इसका, 15.3 है इसका आंसर। क्लियरली कैलकुलेटर से भी करके देखोगे तब भी, बस कैलकुलेटर से करना नहीं है क्योंकि आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो जो आपको है मैन्युअल कैलकुलेशन करनी है, गणना स्वयं करें। ऑप्शन इज 15 ऑप्शन डी 15.3, 15.3%। हाँ जी वीरेश बिल्कुल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 15.3। जब आपको ऑप्शन क्लियरली आसपास के दिख रहे हैं, ±5 का अंतर है, पूरा का पूरा 2 नंबर तक और पॉइंट के बाद में 2 अंकों तक निकालोगे, इस प्रकार से आपको निकालना है, ठीक है, वैसे नहीं कर लेना है आपको। ओके चलिए, आंसर इज 15.3 ऑप्शन डी। कैलकुलेशन में गड़बड़ी मत कीजिए बेटा, बिल्कुल भी गड़बड़ी मत कीजिए, आपका पूरा किया कराया है ना, लास्ट में आके छोटी सी चीज पे गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा कि किस प्रकार से कर रहे हैं और क्या क्या कॉन्सेप्ट पर चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक ही टाइप की सवाल में हम 2-3 सवाल ले रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए, एक बार में समझ में आ जाए, नहीं आ रहा तो दूसरी बार में और तीसरी बार में खुद से कर सको। हाँ जी सरिता कुमारी ऑप्शन डी यस। ओके चलिए अगले सवाल। अब ये वोट वाले सवाल, वोट के बाद में कुछ एग्जाम वाले सवाल लेंगे, तो ये मिक्स टाइप के जितने भी आपके अभी तक आ चुके हैं, ठीक है, वो सारे के सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने लेने की कोशिश की है। और इसकी एप्लीकेशन वाली चीजें, जैसे अगर कोई बच्चा कह दे मैम ये तो डिस्काउंट पर भी है, हमने देखे हैं सवाल, लाभ पर भी देखे हैं, तो वो बेटा हम प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट में लेंगे। कुछ जैसे पिछले साल इतना ब्याज था, अब की बार इतना है, तो वो हम लोग CISI यानी कि ब्याज वाले चैप्टर में लेंगे, तो वो पूरे के पूरे चैप्टर अलग है। सिर्फ परसेंटेज की बात करूँ तो ये इस टाइप के कुछ सवाल हैं। चलिए अगला सवाल जो है आपके पास में वो ये है, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स। अच्छा पहला सवाल ये बहुत अच्छा सवाल है। इन एन इलेक्शन ऑफ 2 कैंडिडेट्स 20% ऑफ द पीपल डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, ठीक है, 20% जो लोग थे, मतलब जितने भी लोग वोट देने के लिए एलिजिबल थे ना, उसमें से 20% ने तो अपने वोट ही नहीं दिए। एंड 120 वोट्स वर इनवैलिड, 20% ने तो वोट ही नहीं दिए, और जिन्होंने वोट दिए उसमें से 120 ने अपने वोट नहीं दिए, ठीक है, सॉरी इनवैलिड हो गए किसी भी कारणवश। चलो द विनर गॉट 41%, टोटल जितने वोट दे सकते थे उसका 41% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एंड won by 200 वोट। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु कैन वोट, जो वोट दे सकते थे वो कितने हैं। 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में 20% लोगों ने वोट नहीं डाला और 120 वोट जो थे, मत जो थे अवैध थे। विजेताओं को कुल मतदाताओं की संख्या का 41% मिला और 200 मतों से वो जीत गया। तो उन लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो मतदान कर सकते हैं, ठीक है, ये सवाल प्रतिशत का है, ठीक है। इसमें और अच्छा एक सवाल आगे बन सकता है, ये मैं करने के बाद में आपको बताऊंगी और क्या हो सकता है, और वो आप लोगों के लिए होमवर्क होगा, ठीक है। अब यहां पर हमको क्या करना है, देखिए मैं एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझा देती हूं आपको, सो दैट आपको क्लियर हो जाए, कैसे कंफ्यूजन ना हो कि पूछ क्या रहा है मैं। कि कुल मान लो कि जैसे जितने भी लोग थे, जब हम वोट देने जाते हैं तो उसके पहले हमारे पास में घर पे आता है ना कि आप लोग वोट के लिए एलिजिबल हैं, हर एक के यहाँ पर बेसिक का सिस्टम है, तो उसके जितने भी लोग थे उसमें से 20% लोग तो वोट देने आए ही नहीं, ठीक है। तो कितने आए, जितने भी वोट दे सकते थे उसमें से सिर्फ 80% लोग वोट देने आए थे। अब उन 80% लोगों में से जिन्होंने वोट दिए हैं, जिन्होंने वोट दिए उसमें से 120 जो थे वो इनवैलिड थे, ठीक है, वो अनैतिक हो गए, अवैध घोषित हो गए, ठीक है। अब जो बच गए, कैलकुलेशन किसमें से होती है, वैध वोटों में से, तो वैध वोटों में से जो जीता है वो 200 वोटों से जीता,
और जो जीता उसको वोट कितने मिले? 41%। 41% किसका? जो एक्चुअल वोट दे रहे थे 100%, ठीक है, 80 का 41 नहीं, कुल का 41%। ये इस प्रकार से है। तो आपको पूछा कि कुल कितने वोट दे सकते थे, ठीक है, तो 100% तो थे, उसमें से 20% ये इन्होंने तो वोट ही नहीं दिया, जिन्होंने वोट दिया वो कितने थे? 80%, ठीक है। तो ये हमने मान लिया x, तो ये 20x, ये कितना आ जाएगा? 80x, ठीक है। तो 80x ने तो वोट दिए, ठीक है, इन्होंने वोट दिए, पर इसमें से वैध यानी कि वैलिड कितने थे? तो वैलिड थे अपने पास में 80x लोगों ने वोट दिए, कुल 80x वोट पड़े, उसमें से 120, क्योंकि 120 क्या थे बेटा? इनवैलिड यानी कि अवैध थे, तो ये 120। ये अब कुल वोट पड़े, ये जो था ना ये वोट पड़े वैध यानी कि वैलिड, ठीक है, ये वाली चीज हो गई। तो कुल वोट ये हैं। अब दूसरी चीज इसने क्या बोला? ये तो हमने कुल वोट अब इतने पड़े हैं, दूसरा के जो वैध वोट है यानी कि ये तो वैलिड वोट जो है, दूसरा कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो जीता है उसको कितने मिले? 41%। 41% किसका? एक्चुअल का, यानी कि जितने एक्स लोग दे सकते थे। तो जीतने वाले को कितने मिले? तो विनर को कितने मिले? 41%, 41x, ठीक है। जो हारा है यानी कि जो लूजर है उसको कितने मिले? जीतने वाले से कितने कम? 200 कम, तो 41x माइनस 200। बस ये पता चल गया क्लियरली। तो एक्चुअल वोट कितने हो गए? 80x माइनस 120 जो वैध थे, और यहां से कितने हो गए? 41x प्लस ये वाली चीज। तो आप x का मान कैसे निकालोगे कि 41x प्लस कुल वोट कितने वैध थे? 41x माइनस 200, ये जीता हुआ कैंडिडेट यानी कि ये तो है विनर, और ये जो हार गया लूजर, ठीक है। ये किसके बराबर है? जो वैध वोट है वो यही तो है, दूसरे प्रकार से कितने हैं? ये रे 80x माइनस 120। बस यहां से आपको सिर्फ x का मान निकालना है और कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ x का मान निकालना है। हाँ जी, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए मुझे। इसमें सिर्फ यही पूछा है कि उन लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो मतदान कर सकते हैं। मतदान ये x लोग कर सकते थे, ये चीज है यहां पर। हाँ जी, जल्दी से बताइए इसका आंसर। कैलकुलेट करके आपको सिर्फ x का मान बताना है, और उसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगी जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। कल हम उस चीज को डिस्कस करेंगे, मैं कमेंट बॉक्स में चेक करूंगी। जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग। x का मान कितना आएगा? यहां से 41x प्लस 41x माइनस 200 बराबर 80x माइनस 120। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 41 और 41 82x, ये समीकरण है ना आपके पास में, 41x प्लस 41x माइनस 200 बराबर 80x माइनस 120। तो ये कितना हो गया? 82x माइनस 200 बराबर 80x माइनस 120। इसको इधर, सॉरी इसको इधर और इसको इधर ले आओ, तो 82x माइनस 80x बराबर 200 माइनस 120। ये कितना आएगा? 2x बराबर 80, ठीक है। तो x बराबर 40, तो x बराबर 40 और कुल हैं कितने? 100x, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपके पास में? 100 इंटू 40 कितना आएगा? 4000 लोग थे जो वोट दे सकते थे, ठीक है, जो वोट दे सकते थे। ये इसका आंसर है। बाकी सारे बच्चे, आई थिंक आप लोगों को आवाज आ रही है क्लियर? हाँ जी, शोभा ठाकुर, ऑप्शन ए। हाँ जी, ऑप्शन ए 4000, बिल्कुल। ये तो थे कि कुल वोट कितने आ सकते थे, तो कुल वोट जो दे सकते थे वो थे 4000, ठीक है। इस समीकरण को हल करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ये एक बार समझाने में लगता है कि बहुत बड़ा है, इतने सारे स्टेप हैं, पर जब आपका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा ना तब लगेगा बहुत ही इजी है। हमें सिर्फ दो चीजों को बराबर करना है। क्या चीज है? कुल वोट जो पड़े हैं उनको बराबर कर दो मेरे पास में एक फैक्टर, यानी कि वो गुणांक जिसका मान हमें पता नहीं है वो आ जाएगा। तो किस प्रकार से बराबर किया मैंने? एक तो ये
कि अच्छा 20 पढ़े नहीं तो 80 पढ़े, 80 में से 120 भी गलत थे। तो एक तो ये समीकरण, यही चीज किसके बराबर है, विनर और लूजर के वोट के बराबर, उन दोनों को जोड़ दूं। हाँ जी शिल्पी तिवारी, वीरेश, बिल्कुल ऑप्शन ए 4000 बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी में मैं आपको दूसरा सवाल ये देती हूं जो आपको खुद को कैलकुलेट करके बताना है कि जो हार गया था द लूजर कैंडिडेट, उसके जितने वोट थे वो कुल वोटों का कितना प्रतिशत है। जो हार गया कैंडिडेट, उसके जितने वोट हैं वो कुल वोटों का कितना प्रतिशत है। द परसेंट वोट ऑफ लूजर कैंडिडेट इज व्हाट परसेंट ऑफ एक्चुअल वोट। ठीक है, जो हार गया ना कैंडिडेट, उसके जितने वोट हैं वो एक्चुअल वोटर्स के, मतलब जो वोट दे सकते थे उनका कितना प्रतिशत है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ जी, बाकी आई थिंक ये पूरा का पूरा आप लोगों को क्लियर होगा। ये आपके पास में कैलकुलेशन कर रखी है, कुल वोट कितने दे सकते थे 4000, उसमें से 20% यानी कि 800 लोगों ने जो है वो वोट दिए ही नहीं। ठीक है, चलिए नाउ, हाँ जी आंसर इज 4000। आई होप बाकी सारे बच्चों को भी ये ऑप्शन क्लियर होगा, मेथड भी क्लियर होगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। ठीक है, चलिए ऐसा थम्स अप या ऐसा कुछ करके ओके वाला कुछ करके बताते रहिए आपको समझ में भी आ रहा है आंसर के अलावा, ताकि पता भी चलता रहे हम लोगों को। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, अब एग्जाम वाले क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए ये सवाल कहता है इन अ क्वार्टरली एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट सिक्योर्ड 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 12 मार्क्स। 12 नंबर में है, 12% में नहीं है। इन द सेम एग्जामिनेशन अनदर स्टूडेंट सिक्योर्ड 40% मार्क्स एंड गॉट 28 मार्क्स मोर देन मिनिमम मार्क्स टू पास। ठीक है, द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। ओके, क्या कह रहा है ये, त्रैमासिक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया। ठीक है, ओके ओके ठीक है, ओके बेटा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वेरी गुड, कैलकुलेशन आपकी प्रैक्टिस है, कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूँ। कुछ नहीं आ रहा तो आप क्लास से पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं हमको, और जो क्वेश्चन मैंने आपको उसी क्वेश्चन पर दिया है उसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा अगले सवाल पर, जो कि एग्जामिनेशन पर है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से 28 अंक अधिक प्राप्त किए, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। ठीक है, चलिए अब ये क्या कह रहा है, देखो बेटा, एक एग्जाम के अंदर मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, मैक्सिमम यानी कि फुल मार्क्स होते हैं। ठीक है, मेन एग्जाम जैसे अपना 600 नंबर का होता है, सारे एग्जाम को मिला ले तो प्रत्येक सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट कितना 100 मार्क्स का होता है, इन जनरल बता रही हूँ। ठीक है, तो 100 तो क्या हो गए अधिकतम, मैक्सिमम। ठीक है, तो 100। अब मान लीजिए कि उसमें से जो मिनिमम है कि पास होने के लिए वो आपको चाहिए 36, ये चीज है। ठीक है, तो मिनिमम ये वाली चीज है कि 36 नंबर तो तुमको पास होने के लिए चाहिए ही चाहिए। ये इस प्रकार से है, प्रतिशत की बात कर रही हूं मैं, सिर्फ आपको एक एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पर ये उसी प्रकार की बात कर रहा है। और अधिकतम कितना है भाई, अधिकतम तो तुम जितने का एग्जाम है उतने ला पाओगे। तुम्हारा एग्जाम अगर 600 नंबर का है तो अधिकतम कितने होंगे, 600 नंबर ही होंगे तुम्हारे। न्यूनतम आपकी कट ऑफ पर डिपेंड करता है और वो कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर ये दो चीजें कह रहा है कि एक बच्चा जो है कैंडिडेट ए, ये मान लेते हैं हम लोग मिनिमम मार्क्स है कि इतने तो आपको लाने ही थे मिनिमम नंबर, यानी कि पासिंग, ये न्यूनतम है कि पास होने के लिए इतने तो चाहिए ही चाहिए। उस एक बच्चे के क्या आए कि 30% आए और न्यूनतम से कितने कम आ गए, फेल बाय 12 मार्क्स, 12 नंबर से वो फेल हो गया, मतलब कि पास होने के लिए जितने चाहिए उससे 12 नंबर कम आए। तो एक क्या है 30% और इससे कम कितने हैं उसके 12, ये चीज है। ठीक है, और एक बच्चे के आए 40% और जो पासिंग मार्क्स है उससे कितने ज्यादा लाया 28। अब ध्यान से देखो, ये मिनिमम है, न्यूनतम यानी कि पास होने के लिए जितने चाहिए। एक बच्चे के 12 नंबर कम आए, प्रतिशत में कितने थे 30, एक बच्चे के 28 नंबर ज्यादा आए, प्रतिशत में कितने हैं 40। तो अब मैं क्या करूंगी, इस पर सवाल को हल करूंगी मैं न्यूनतम पर। तो न्यूनतम पर हम सवाल हल करेंगे, न्यूनतम पर यानी कि मिनिमम नंबर, मिनिमम पासिंग मार्क्स। ठीक है, वो कितने हैं, यहां से देखो तो कितना आ जाएगा 30% प्लस 12। 30% किसका, जो ये 100% है, मान लो x, तो ये कितना हो जाएगा 30x प्लस 12,
यहां से यहां तक कैसे जाऊंगी, 30% किसका, कुल का, उसमें 12 नंबर जोड़ दूं। यहीं से यहां पर कैसे आऊंगी, 40% कुल का, उसमें से कितना घटा दूं, 28 कम कर दूं, तो मैं इस लेवल पर आ जाऊंगी। तो ये है 40% यानी कि 40x माइनस 28। ठीक है, बस ये समीकरण है, सिंपल सा। ठीक है, अभी देखते हैं बेटा कि ए राइट है या डी राइट है, बी राइट है या सी राइट है। ठीक है, एक बार मैंने आपको ये समीकरण बता दिए ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हम किस हिसाब से समीकरण बना रहे हैं, हम आंसर कैसे निकाल रहे हैं। तो आंसर कैसे निकाल रहे हैं, मैंने न्यूनतम नंबर पर समीकरण बनाई है। न्यूनतम नंबर कैसे आएंगे, दो तरीके से। एक तो आया कि मैम ये जो 30% है इसमें कितने कम पड़ रहे हैं, 12 नंबर कम पड़ रहे हैं, तो एक तो ये रहा। यही चीज किसके बराबर है, इन 40% में से 28 हटा दो तो भी आ जाएगा। बस ये समीकरण मैंने बनाई है। अब यहां से हल कर लेते हैं, 30 उधर जाएगा, 28 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा। तो 28 प्लस 12 बराबर 40x माइनस 30x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 40 बराबर ये कितना है, 10x। ठीक है, तो x बराबर 4 और कुल नंबर कितने हैं, अधिकतम यानी कि कुल 100। तो 100x बराबर 100 इंटू 4 यानी कि 400। तो आंसर इज डी 400। ये आपका अधिकतम है, यानी कि ये आपका मैक्सिमम है। मैक्सिमम इज 100x, तो 400 नंबर है। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए तो आ ही नहीं सकता, 300 है ही नहीं कैलकुलेशन में। किस प्रकार से आप ए बता रहे हो, हाँ जी शोभा ठाकुर, ऑप्शन डी, हाँ जी ए इज राइट, नो शिल्पी ए इज नॉट राइट, शहबाज अली नहीं बेटा, हाँ जी डी मोनिका। कैलकुलेशन सही करो, क्या किया इसमें, सिर्फ न्यूनतम अंकों को बराबर कर दिया मैंने दोनों की गणना से। एक ने दिया फेल कितने से हुआ, दूसरे ने कहा कितने ज्यादा नंबर से पास हो गया, उन दोनों को बराबर कर दो बस। और वहां से हमारे पास में एक फैक्टर आ जाएगा x, वहां से हमने कुल अंक निकाल लिए। और जब आपके पास में कुल अंक आ जाते हैं 400 आ गए, तो बेसिक सवाल तो है कि अधिकतम अंक कितने हैं, यानी कि कुल अंक कितने हैं, ये रहा। दूसरा सवाल इसमें पूछता है कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, यानी कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए। तो अब वो कहां से आएगा कि मैक्सिमम कितने हैं, 400, यानी कि अधिकतम ये तो है 400। अब आपसे पूछे कि मिनिमम पासिंग मार्क्स, कि मिनिमम जो पासिंग मार्क्स हैं यानी कि न्यूनतम अंक, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक पास होने के लिए, ठीक है, वो कितने हैं। तो वो आपके पास में दो तरीके से आ जाएंगे, यानी कि 30% किसका, x का, उसमें से 12 हटा दो, सॉरी 12 जोड़ दो, या 40% x में से आप 28 हटा दो, यानी कि 30 इंटू किसका 30%, 400 का, 400 बट्टा 100 प्लस 12, या फिर 40 इंटू 400 बट्टा 100 माइनस 28। तो ऐसे कर लो, किसी प्रकार से भी कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, 120 प्लस 12 132, और यहां से अगर करोगे आप लोग तो ये हो जाएगा 160 माइनस 28 यानी कि 132। दूसरा सवाल ये, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछने वाला हो आप लोगों से। हाँ जी वीरेश, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज 400, यस इट इज। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करो बेटा। कॉन्सेप्ट ये है कि हमने आंसर निकाला कैसे, ये इस प्रकार से है। ठीक है, वैसे तो दूसरा तरीका तुक्का मार दो कुछ भी, पर वो तरीका नहीं है ना। बाकी एक्चुअल के मेथड ये है कि इस प्रकार से इसका आंसर निकाला गया है। ठीक है, यहां से निकालने के बाद ये तो आ गया अधिकतम अंक, और इसी में मैंने आपको एक और चीज बता दी कि आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि न्यूनतम अंक कितने हैं। तो न्यूनतम अंक कैसे निकालेंगे वो भी आपको बता दिया है मैंने। आई होप ये चीज और कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा, सवाल का मतलब क्या था ये भी क्लियर होगा। तो अब अगले सवाल में आप लोग गलती नहीं करोगे, या फिर अगर कर भी लो तो एटलीस्ट उसको सुधार लोगे, समझ में भी आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो दूसरा तरीका ये रहा न्यूनतम निकालने का, एंड आंसर इज 400। ये अधिकतम अंक है, अधिकतम अंक 400। ठीक है, अगर आपको समझ में आता जा रहा है कॉन्सेप्ट तो ऐसे थम्स अप करके कुछ ओके करते रहिए आप लोग। हाँ जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये एग्जाम पर ही है, लेकिन ये एग्जाम में दूसरे टाइप का सवाल है। ठीक है, कि ये किस प्रकार के सवाल इस पे रहते हैं। ये सवाल है, इन एन एग्जामिनेशन 52% ऑफ द कैंडिडेट्स फेल्ड इन इंग्लिश एंड 42% फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड 17% failed in both the subject. The
देन परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स वाज, ठीक है, एक परीक्षा में 52% उम्मीदवार अंग्रेजी में, 42% गणित में असफल रहे और 17% दोनों विषयों में असफल रहे, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत क्या था? ठीक है, गुड, ओके ओके बेटा। देखो, जब ये एक एग्जाम में जितने भी बच्चे बैठे वो कितने थे? 100%, ठीक है। उन 100% में से कुछ एक सब्जेक्ट में, कुछ दूसरे सब्जेक्ट में, कुछ तीसरे सब्जेक्ट में, इस प्रकार से ऐसे फेल हुए। अब कुछ बच्चे हो सकते हैं जो जरूरी नहीं किसी एक सब्जेक्ट में फेल हुए हो, वो 2 में भी हो सकते हैं, ठीक है, कि 100 में से मान लो 25 बच्चे तो मैथ्स में फेल हुए, 50 बच्चे जो हैं वो इंग्लिश में फेल हुए और 10 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए। अब जो 10 बच्चे हैं ना, ये इस प्रकार से हैं कि कुछ बच्चे तो इंग्लिश में, कुछ मैथ्स में और कुछ कॉमन, तो ये आएगा मैथ्स, और कुछ कॉमन। तो ये जो कॉमन है ये दोनों में आ चुके हैं ना, तो ये दोनों में आ चुके हैं, मतलब कि ये देखो इंग्लिश पूरा कितना है कि 52, ठीक है, और मैथ्स पूरा कितना है कि 42, और ये वाला कितना है कॉमन वाला जो दोनों में फेल हुए। और कॉमन में भी हम वो चीज लेंगे, ऐसे नहीं कि 52 फेल हुए, 42 फेल हुए और 17 दोनों में पास हुए, तब नहीं, तब दूसरे तरीके से हल करेंगे। यहां पर एक ही टाइप है, कल हम लेंगे लास्ट क्लास जो लेंगे इसकी, उसमें क्या लेंगे हम, इसके दूसरे टाइप के सवाल लेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ये पूरा का पूरा 52 है इंग्लिश वाला, उसमें से 17 ये आ चुके हैं, उसमें ये 17 आ चुके हैं, ये 42 पूरा है, ये 17 इसमें भी आ चुके हैं, ठीक है। तो अगर तीनों को जोड़ोगे तो ये जो 17 कॉमन बच्चे हैं इनको आपने 2-2 बार गिन लिया ना, तो कैसे करेंगे, ये पूरा इंग्लिश का है तो 52 में से 17 हटा दोगे, ठीक है, तो आपके हो जाएगा 42, ये आ जाएगा 35, ठीक है, और 42 में से 17 हटा दोगे तो ये आपका आ जाएगा 25, ये इस प्रकार से है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 60, 35 और 25, 60 और ये 77, तो ये पूरा एक्चुअल में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 77, ये 77 है फेल, ये 77 क्या है, 77 क्या है, ये फेल है। तो जो फेल अगर 77 हैं तो पास कितने हैं, तो पास हैं 100 माइनस 77 यानी कि 23%, सिंपल सा। तो आंसर इज 23%, ये चीज है, ठीक है। दूसरा, एक ही लाइन में करना हो तो हमेशा 2 चीजें हैं, सेम पर क्वेश्चन को सॉल्व करें, सेम पर करना है मतलब कि या तो पास पर या फेल पर, मतलब कि जो आप समीकरण बनाओगे ना बेटा, जो ये हल करोगे ना, इस पूरे को किस पे लेना है, ये क्या था, ये फेल था, ये भी क्या है, ये कॉमन फेल है, ये भी क्या है, ये फेल है। ऐसे नहीं कि ये फेल, ये पास और ये फेल और आप सर्कल बना रहे हो, वेन डायग्राम बना रहे हो, कभी भी नहीं, सेम पर लेना है, इकाई समान होनी चाहिए, एक ही कॉन्सेप्ट है इन सब चीजों में, यूनिट शुड बी सेम, यूनिट जो है वो आपकी सेम होनी चाहिए, कि जो आपकी इकाई है वो समान होनी चाहिए। इकाई हमेशा समान होनी चाहिए। पास पर करो तो सारे पास वाले लोगे, चाहे कॉमन हो चाहे इंडिविजुअल हो, फेल ले रहे हो तो सारे फेल लोगे, चाहे कॉमन हो चाहे इंडिविजुअल हो, बस यही चीज है। और अगर मान लो मिक्स वाला है तो उस पर पहले चेंज करोगे, उस पर पहले चेंज करोगे, ठीक है। पर यहां पर हमको सेम दिया तो सेम वाले में क्या करेंगे कि हम लोग पास कैसे निकालेंगे, कि पहले तो हम निकालेंगे कुल फेल, तो कुल फेल कितने, इंग्लिश में कितने हुए के 52, ठीक है, मैथ्स में कितने हुए के 42, ठीक है, दोनों में कितने हुए के 17, पर इन 52 में भी ये 17 आ गए, इन 42 में भी ये 17 आ गए, तो मैं एक बार घटा दूं, नहीं तो इन 17 बच्चों को 2-2 बार गिन लिया, तो ये ऐसे है, तो 52 42 माइनस 17, इसको जब करोगे तो ये आपका हो जाएगा 94 में से 17 गए 77, तो 77 आपके कुल फेल हो गए, तो कुल पास वो हमने उधर कर ही लिया, तो कुल पास हो जाएगा 100 माइनस 77 यानी कि 23%। ये आपका बेसिक सा सवाल है और कॉन्सेप्ट इसका ये है। हाँ जी, ऑप्शन ए इज द राइट वन, यस 23%। ये इस प्रकार से इस सवाल को करना है हल आपको। आई होप ये वाला आपको क्लियर होगा। हाँ जी, शिल्पी, शोभा, ओके, यस, ठीक है बेटा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द आंसर इज 23%। चलिए अगला सवाल है आपका,
अब ये इस प्रकार से कभी कभार सवाल आ जाते हैं बेसिक सी इक्वेशन बनाने वाले के, तो इसमें कैलकुलेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, पर क्या है कि लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती। तो कोई सूत्र नहीं है, कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ये नहीं आता कि लाइन को समझना कैसे है प्रतिशत वाली। तो ये स्टार्टिंग में लेने थे, पर कोई बात नहीं, हम अभी भी ले सकते हैं ऐसे सवाल को, पर ये सवाल आए हुए हैं। ऐसा नहीं बहुत सारे, पर एक आधा भी। लेकिन अगर बाई चांस आपकी प्रैक्टिस नहीं है या समझ में नहीं आया हुआ है, तो मेन एग्जाम के टाइम क्या बहुत जल्दबाजी में दिमाग चलता नहीं है, तो गड़बड़ी हो जाती है। सिंपल सा है, बस आपको इसको सेट करना है। अ नंबर ऑन सब्ट्रैक्टिंग 15 फ्रॉम इट रिड्यूसेस टू इट्स 80%। व्हाट इज 40% ऑफ द नंबर? एक संख्या में से 15% वगैरह कुछ नहीं, 15 नंबर वाला 15 घटाने पर वह 80% रह जाती है। किसकी 80%? खुद की 80%, स्वयं की 80% रह जाती है। तो संख्या का 40% क्या है? एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, देखती हूँ कितने लोगों को समझ में आ रहा है। 1 मिनट दे रही हूं मैं, हालांकि ज्यादा है, बट एक बार आप लोग इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। एक संख्या में से 15 घटाने पर वह स्वयं की 80% रह जाती है, तो उस संख्या का 40% क्या है? उस संख्या का 40% क्या है? जल्दी से ट्राई कीजिए। हाँ जी, आई होप आप लोगों को आवाज आ रही होगी, क्वेश्चन भी क्लियर है, स्क्रीन भी क्लियर है, सभी कुछ क्लियर है। मोनिका कुमावत, ए उस संख्या का 40% है 75, ठीक है। बाकी सारे बच्चे, एक संख्या, ठीक है, x, उसमें से 15 घटाने पर 15, वह स्वयं की 80% रह जाती है। तो x का 80%, तो x का 80%, ये है समीकरण, सिंपल सी। एक संख्या में से 15 घटाने पर वह स्वयं की 80% रह जाती है, ये है, ठीक है। तो उसका 40%, तो यहां से ये है 4, ये है 5, तो x माइनस 4/5x इधर आ जाएगा इक्वल्स टू 15। तो x, इसको जब हल करेंगे x/5 बराबर 15, तो x बराबर 15 इंटू 5 75, यानी कि x बराबर 15 इंटू 5 75। बेटा जिसने आंसर 75 दिया है ना, डबल ए मोनिका, बच्चे ये आंसर x का है। आपसे पूछा है संख्या का 40% क्या है, ये तो x आया है, इसका 40% यानी कि 40/100 ऑफ x, ये पूछा है आपसे, ठीक है। 40% ऑफ x पूछा है आपसे, ये पूछा है आपसे। तो 40/100 इंटू किसका? 75 का, ठीक है। तो ये आपके पास में आ जाएगा 30। 75 तो वो पूरा नंबर है, आपने जो हल किया है एक स्टेप तक सही है। शोभा ठाकुर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 30 आएगा इसका उत्तर, ठीक है। तो देखो आपने बिल्कुल सही किया मोनिका, लेकिन आपने क्या कर दिया, जो एक्चुअल नंबर है ना उसी को आंसर, क्योंकि पहला ऑप्शन यही है और वो रखेगा ही पहला ऑप्शन ये कि 75, रफ पेपर में 75 आ रहा है, एकदम से आंखें चमक जाएगी, कह रहे वाह 75, बट आंसर ये नहीं है। सवाल पूरा पढ़ो, नंबर नहीं पूछा, उसने कहा कि वो जो नंबर है उसका 40% कितना है, यानी कि 75 का 40% कितना है। तो 40% है इसका 30, ओके, ऑप्शन सी। हाँ जी शोभा ठाकुर, चलिए 2 बच्चों के आए हैं, मोनिका को गलती अपनी पता चल गई होगी, बच्चे क्लियर कर लेना इसको, ओके। शोभा ठाकुर ऑप्शन सी। आई होप ये वाली चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ये इस प्रकार से सवाल, देखो ऐसे छोटे छोटे सवाल में भी गलती कर देते हैं, इसीलिए सवाल डाला मैंने बीच में, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नाउ आंसर इज 30, 40% पूछा है उसका, उसका मेन नंबर नहीं पूछा है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट, P इज, ये वाला आप लोगों को खुद को करना है, आप ट्राई कीजिएगा, होमवर्क है, कमेंट करके बताइए मुझे इसका आंसर। मैं क्वेश्चन को समझा देती हूं आप लोगों को। P इज 6 times as large as Q. The percent that Q is less than P is, P Q से 6 गुना बड़ा है, तो वह प्रतिशत जो Q P से कम है, ठीक है।
तो P जो है वो Q से 6 गुना कम है, तो Q P से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है, कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत है ये नहीं पूछा है, कितना प्रतिशत कम है ये आपसे पूछा है। ये सवाल आप लोग मुझे कमेंट में आंसर करके बताइएगा। क्वेश्चन आपको मैंने दे दिया है, आपको पीडीएफ में मिल ही जाएगी इसकी, तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। इस प्रकार के सवाल भी, अब ऐसे छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे गड़बड़ी करते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप क्वेश्चन क्लियर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नाउ ये अच्छा सवाल है, बेसिक सा, इस प्रकार के सवाल आने की पूरी पूरी उम्मीद भी रहती है, और सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, सिर्फ कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन क्या है इसमें, या सवाल क्या है, पहले हम ये समझते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज इंक्रीज्ड बाय 5% एंड द सेकेंड ईयर इट इज डिमिनिश्ड, मतलब कि कम हो गई, बाय 5%। एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इट्स पॉपुलेशन वॉज 47,880। व्हाट वॉज द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर, ठीक है। पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में 5% की कमी होती है, और दूसरे वर्ष के अंत में ये जनसंख्या 47,880 थी। तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी। अब देखिए, ऐसा सवाल हमने पहले भी किया था, उसमें यह था कि 15% बढ़ गई, फिर 15% घट गई, तो तीसरे साल में क्या है, तो प्रतिशत परिवर्तन कितना है, ऐसा कुछ करके, और जनसंख्या कितनी है। तो उसमें क्या है, प्रारंभिक मान यानी कि इनिशियल वैल्यू आपको दे रखी होती है, और फिर कुछ परसेंट दे रखे होते हैं कि बढ़ गई है या घट गई है, इंक्रीज है या डिक्रीज है, और फाइनल वैल्यू कि अब अंत में इतनी रही है, ये चीज दे रखी होती है आपको या पूछी जाती है। इसमें क्या है कि इसने अंत का मान दे दिया कि पहले शुरुआत में जो भी थी उसके बाद 5% बढ़ी, फिर 5% घटी, और अब इन दोनों के बाद में एंड में रह कितनी गई है, 47,880, यानी कि 47,880 अब वो रह गई है। तो शुरुआत में कितनी थी, तो उसने उल्टा पूछ लिया है। तो बस ये कैलकुलेशन वाली है। तो किस प्रकार से है कि शुरुआत में, यानी कि बिल्कुल फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में जो थी, पहले वर्ष के शुरुआत में जो थी वो मान लेते हैं कि x थी, ठीक है। तो अब है क्या कि पहले वर्ष में 5% बढ़ी, फिर 5% घट गई, ठीक है, और अब एंड में यानी कि अंत में ये कितनी है, 47,880 ये मान है आपके पास में, ठीक है। तो x 5% बढ़ी, और हम अंतिम मान कैसे करते हैं, कंटिन्यूअस मेथड से, यानी कि लगातार वाले से। 5% ज्यादा है यानी कि कैसे, 100 + 5 105/100 इंटू 5% घट गई यानी कि 100 - 5 95/100। ये इस प्रकार से है, x का मान निकालना है, इसको उधर लेकर चले जाओ, ठीक है। ये कितना आएगा, 21, ये 20, ठीक है, ये 19, ये 20, इसको उधर लेकर चले जाओ, तो x आ जाएगा 47,880 इंटू 20/21 इंटू 20/19। बेसिक कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करके इसका आंसर बताइए मुझे जल्दी से। हाँ जी, सारे बच्चे कैलकुलेट करके इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या था मैंने आपको समझा दिया है, और इसमें आपसे पूछा क्या है ये भी बता दिया है कि इसके पहले जो सवाल किए थे उसमें आपको प्रारंभिक मान दे रखा था कि शुरुआत में 30,000 थी, फिर 10% बढ़ी, फिर 15% घट गई, तो अब कितनी होगी, तो अंतिम मान निकालना था। यहां पर क्या है, दिया ही अंतिम मान है और पूछा आपसे प्रारंभिक मान है, तो ये इस प्रकार से कुछ नहीं, उल्टा कर लेंगे इसको, ठीक है। बेसिक सी कैलकुलेशन है, एक लाइन की कैलकुलेट करना है इसको। अब अगर ऐसे सवालों में बहुत कोई दूसरी तीसरी ट्रिक लेते हैं ना, तो कंफ्यूज करने वाला काम है। जब कोई एक ट्रिक पर्टिकुलर टाइप के सवाल के लिए लगती है तो उसको ना करो तो ही बेहतर है, ठीक है। एक कॉमन मेथड लो, कैलकुलेशन अपनी स्ट्रांग रखो और उसको समझावा रखो, तो ठीक है, ये चीजें सारे पर चल जाएगी। प्रैक्टिस होगी तो जल्दी कर लोगे, वरना हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको कैलकुलेट करके बताइए, इजी है ये। 47,880 जो ये 21 और इससे भी कट हो जाएगा। कैलकुलेट करके जब आप इसका आंसर बताएंगे, हाँ जी, आई थिंक आवाज क्लियर आ रही है सभी को। चलिए इसको कैलकुलेट करके आप आंसर बताइएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, वर्षा का आंसर आया है ऑप्शन बी 48,000। हाँ बच्चे सही है आंसर,
बाकी सारे बच्चे भी कैलकुलेट करके बताइए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द वन कैंडिडेट हु गेट्स 40% वोट्स इज रिजेक्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 360 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और 360 वोटों के बहुमत से खारिज कर दिया गया। खारिज कर दिया गया मतलब क्या है, हार गया। वोट कितने मिले, 40%, और 360 से खारिज हो गया यानी कि हार गया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो पूछा है कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा कि कुछ इनवैलिड थे, ये थे, नहीं, सीधा सीधा कि दो कैंडिडेट है, एक को 40% मिले, तो दिखती बात है जब कुल वोट 100% है उसमें से एक को 40% मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 60%। और अब ये भी दिखती सी बात है जिसको 60% मिले वो आपका जीता होगा और ये आपका हारा है। ठीक है, ये कितने से हारा, ये हारा है 20% से। दिख रहा है ना, ये तो साफ साफ जीतने वाले को 60% मिले हैं, हारने वाले को 40% है, ये 20% से हारा है। और नंबर में कितना है, ये 360। तो यानी कि जो नंबर में 360 है, ठीक है, वो प्रतिशत में कितना है, 20%। और आपसे पूछा कितना है, कुल संख्या, तो 1% कितना होगा, 360 बटा 20, तो 100%। ये इक्विवेलेंट वाला सवाल है आपका, सिंपल सा, बस सिंपल सा सवाल है आपका। पहले वाले का आंसर दे रहा है आई थिंक बच्चे शाहबाज अली, हाँ जी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। इस वाले का आंसर साफ साफ दिख रहा है, ये 1800, ऑप्शन ए 1800। ये जो 360 से खारिज, खारिज मतलब हार गया, हार गया है यानी कि प्रतिशत में इनडायरेक्टली ऐसे दे रखा है कि 40% ही मिले, तो हारा कितने से, जीतने वाले को 60 मिले होंगे, तो प्रतिशत मतलब कि 20%। अंतर दे रखा है, 360 क्या है, इतने से हार गया, इतने रुपए कम मिले, इतना ज्यादा, इतना कम, ये क्या होता है, अंतर होता है, डिफरेंस है। नंबर में वो डिफरेंस कितना है, 360, 360, और परसेंट में, प्रतिशत में कितना है ये वाला आपका 20%, तो ऑप्शन है 1800। ठीक है, तो यहां पर ये अंतर जो है, डिफरेंस, वो प्रतिशत और नंबर में हमने बराबर कर दिया और कुल मान निकाल लिया, कुल 1800 आ गया। पूछा भी कुल है, कुछ और पूछा होता तो वो भी निकाल लेते हम लोग। ठीक है, आई होप ये वाली चीज क्लियर होगी। ओके, मोनिका कुमावत ऑप्शन ए, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आंसर इज 1800। हाँ जी, ये वाला सवाल बिल्कुल पहले जो किया उस प्रकार से ही है। अ कैंडिडेट स्कोर्स 25% एंड फेल्स बाय 30 मार्क्स while another candidate who scores 50% gets 20 marks more than the minimum required pass the examination, find the maximum marks for the examination। बिल्कुल जो पहले किया ना सवाल वैसा ही है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बिल्कुल अभी जो दो सवाल पहले किया बिल्कुल वैसा ही सवाल है, सेम सेम वैसा ही है, सेम कॉन्सेप्ट है, सवाल ही बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है मैम, सबने आंसर देख लिया तो बेटा कैलकुलेट तो खुद करो, इतनी ईमानदारी तो खुद की रखो। वैसे तो आंसर शीट भी आएगी मेन एग्जाम के बाद में, तब भी देख लेना, सवाल तो खुद से हल करो। हाँ जी, पहले वाला का ऑप्शन है, ऑप्शन है, ऑप्शन है, बिल्कुल ये वाला सवाल जो है बिल्कुल अभी जो दो सवाल पहले किया वैसा ही है। आप इसका आंसर टिक करके बताइएगा, कमेंट करिएगा मुझे। ठीक है, चलिए हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो है आपका इस पर्टिकुलर परसेंटेज की क्लास के लिए वो ये है, द परसेंटेज इंक्रीज्ड इन एरिया ऑफ स्क्वायर इफ इट्स साइड्स इज इंक्रीज्ड बाय 25%। किसी वर्ग की भुजाएं 25% बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। ठीक है, 30 सेकंड है, जल्दी से इसका एक बार आंसर बताइए आप मुझे। ये इस प्रकार के सवालों में कैसे बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, वर्षा ऑप्शन ए, आई थिंक कि पहले वाले का आंसर दे रहे हो आप लोग। ठीक है, चलिए इसका, एक वर्ग की भुजा है, अगर 25% से बढ़ जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। वृद्धि तो होगी क्योंकि हमने भुजा को बढ़ा दिया है, उसकी उसकी साइड को जो है वो 25% से इंक्रीज कर दिया, तो एरिया में कितने परसेंट का इंक्रीज मिलेगा, क्या चेंज आएगा उसमें, जल्दी से बताइए।
हाँ जी 50%, मोनिका कुमावत 50%, ऑप्शन ए। अब ये क्या किया बच्चों ने 25-25 तो जोड़ दिया है, क्योंकि क्षेत्रफल के हिसाब से कि 2 बार आता है वो, तो जोड़ दिया उसको 25 + 25। ये छोटी मोटी गलतियां करते हैं। देखो बेटा, जब ये इंक्रीज डिक्रीज वाले होते हैं, इसमें मैंने पहले भी बताया है कि परसेंटेज के अंदर जब हम इंक्रीज डिक्रीज वाली चीज़ें देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो जो चीज़ है वो सूत्र में किस प्रकार से आ रही है, उस फॉर्मूला में किस प्रकार से आ रही है। एक सवाल हमने किया था कि एक सिनेमा घर में जो है टिकट की प्राइस इतने से बढ़ गई और नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ गई है, तो अब जो वो सिनेमा घर का मालिक है वो जो कमा रहा है उसमें कितने की वृद्धि होगी। तो हमने उसमें क्या किया था, उन दोनों को जोड़ा नहीं था, उन दोनों को गुणा किया था आपस में। क्यों? क्योंकि वो हर दिन कैसे कमा रहा होगा, 10 सीट है और हर एक की जो कीमत है हर टिकट की वो अगर 100 रुपये है तो वो कितना कमा रहा है, 10 + 100 नहीं, 10 × 100। ठीक है, तो अगर 10 से कीमत बढ़ गई 15, जो सीट्स है वो 10 से 15 हो गई, और अब जो टिकट की कीमत है वो भी क्या हो गई कि 100 से 150 रुपये हो गई, तो कितना हो जाएगा 15 × 150। ये इस प्रकार से है ना कि 15 + 150, ये चीज नहीं थी। तो हमें ये देखना है कि जो चीज बढ़ाई है वो क्षेत्रफल में, यानी कि जो चीज पूछी गई है उसमें आ किस प्रकार से रही है। तो स्क्वायर का जो एरिया है ये कितना होता है बेटा, साइड इंटू साइड, यानी कि भुजा इंटू भुजा। तो पहले कितनी थी कि 100% थी, अब कितनी हो गई 125%, यही तो है ना। तो पहले क्या था, पहले कितना था एरिया, पहले था मैम 100 × 100, यानी कि ये चीज थी मैम। और अब कितना है, अब कितना है मैम 125 × 125, 125 का स्क्वायर, तो ये चीज कितनी हो जाएगी, ये 156.25 ये होती है। कितने से बढ़ गया है, कितना % चेंज आया है, ये आएगा इसमें। तो इसमें कितना आएगा बेटा 156.25 माइनस, और ये किस पर बढ़ा है, इस पर बढ़ा है, प्रतिशत चेंज निकालना है तो 100 पर, तो ये हो जाएगा 56.25 बटा, यह आपका आएगा 56.25%। आंसर इज दिस, ना कि ये। ठीक है, यहां गड़बड़ी मत करना आप लोग, 200 बिल्कुल नहीं, ठीक है, 50% बिल्कुल नहीं, 200 किसका आंसर दे रहे हो, ऑप्शन में ही नहीं है, मन से बना रहा है, नहीं। ये जो चीज है ऑप्शन बी भी नहीं बेटा, 62.5 तो है ही नहीं कि 25-25 और फिर उसमें तुम जोड़ रहे हो, तुम ये वाला कर रहे हो, इसमें a + b ± ab अपॉन 100 ये वाला कर रहे हो शायद, 25-25 50 और ये 25 × 25, ये कुछ इस प्रकार से कर रहे हो या तो नहीं। ये चीज है कि जो चीज बड़ी है या घटी है वो पूछने वाली चीज में किस प्रकार से आ रही है। क्षेत्रफल में भुजा किस प्रकार से आती है, भुजा + भुजा नहीं होती है, भुजा × भुजा, साइड × साइड। एरिया क्या होता है, साइड × साइड। और ये ऐसा क्वेश्चन दूसरे में भी आ सकता है, जैसे आपका रेक्टेंगल में आ जाए, आयत में आ जाए कि लेंथ बढ़ गई है, ब्रेड्थ बढ़ गई है, तो एरिया में किस प्रकार से आएगा, लेंथ × ब्रेड्थ, लंबाई × चौड़ाई। ठीक है, वृत्त वाले सवालों में कैसे आएगा, त्रिज्या इतने से बढ़ गई है तो क्या आएगा πr², r² आता है तो r × r है, त्रिज्या × त्रिज्या है। तो आपको ये ध्यान रखना है इन सवालों में कि जो चीज बढ़ाई है या घटाई है, यानी कि जिसमें भी चेंज किया है वो पूछी गई मात्रा में कैसे आती है, पूछी गई क्वांटिटी में आ कैसे रही है, क्षेत्रफल में आता कैसे है भुजा, ये चीज ध्यान रखनी है और फिर उसका चेंज निकालना है। 25 + 25 नहीं, ना ही a × b ऐसा आएगा ये वाला। ओके, तो डायरेक्टली आपको इस प्रकार से करना है। आई होप ये वाली चीज आप लोगों को क्लियर होगी और जो गलती आप कर रहे थे वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि ओके। गुड मॉर्निंग बेटा, 56.25, हाँ जी शोभा, ऑप्शन सी। अब आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। यहां पर आपकी गलतियां बताने का काम नहीं है मेरा, गलतियों को सुधारने वाला काम है। गलती कर रहे हो कोई बात नहीं, क्लास में ही ठीक कर लो, अच्छी बात है, वापस प्रैक्टिस करो तब ध्यान में रहे और एग्जाम में तो क्लियरली बिल्कुल सही तरीके से जाओ। तो इन सवाल का कॉन्सेप्ट ये था, इसको यूज कैसे करना है उसका मतलब मैंने आपको समझा दिया। ये मैक्सिमम टाइप के हमने सवाल ले लिए हैं, कल कुछ एक सवाल और होंगे और उसके साथ में एक नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। यहां तक इसमें से जो 2 सवाल मैंने आपको दिए हैं उसका आंसर कमेंट में करके बताइए। कुछ और भी डाउट हो तो आप कमेंट में हमसे पूछिए। इस वाले सवाल के साथ आज की क्लास को हम खत्म करते हैं और उसके साथ ही एक चीज
कि आप लोग अगर किरोशा एकेडमी की पैरामेडिकल और नर्सिंग क्लासेस की अगर लाइव क्लासेस से जुड़े हुए हैं तो उसी के साथ आप लोगों के लिए एक और फीचर है कि आप ऐप इसकी जो है किरोशा एकेडमी की जो ऐप है उसको प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें ये सारे के सारे फीचर्स क्या है, बिल्कुल बेसिक फीचर्स, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फीचर्स, फ्री कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, फ्री टेस्ट, कुछ पेड कोर्सेज भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्टिकुलर किसी भी एग्जाम का पेड कोर्स, देन आपको उसकी मेंटरशिप मतलब कि अगर आपको कोई डाउट है तो आपको कोई टीचर या गाइड जो है वो आप एग्जाम और प्रिपरेशन के लिए गाइड भी करेगा, ठीक है। डेली क्विज आपको मिल जाएंगे और सोशल मीडिया के से भी आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे फीचर्स आपको किरोशा एकेडमी की ऐप, जो कि आपको ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी पड़ेगी, आप लोग डाउनलोड कीजिए, सारे फीचर्स का आप फायदा उठाइए और प्रैक्टिस करते रहिए जो भी आप लोगों को क्वेश्चन बताए हैं। हाँ जी, कल इसी टॉपिक से आगे हम लोग बात करेंगे, इन सवालों को डिस्कस करेंगे जो एक दो टाइप के बच गए हैं और नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। आप जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कल एक नए टॉपिक के साथ में क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।